Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So this is Indian Express for 28th September. We'll start with the editorials. तो मेन एडिटोरियल एक ही आया है इसमें, दैट इज़ अ ड्रीम फॉर 2047. तो अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि हमने पिछले 75 ईयर्स में क्या सीखा है और आने वाले अब 25 साल में हम क्या कर लेंगे या क्या करना चाहिए उसके ऊपर है. ठीक है, तो 2047 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले 100 साल हो जाएंगे. तो उस टाइम पे हमारी कंट्री कैसे लगेगी, क्या वो एक पैराडाइज टाइप का होगा, क्या पॉवर्टी, कास्ट, जेंडर इनइक्वालिटी, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन सब हिस्ट्री हो जाएगा. तो ये सारे क्वेश्चंस वैसे अच्छे लगते हैं और मतलब बेटर फ्यूचर का जो ड्रीम है वो मतलब अभी के जो प्रेजेंट में प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपका अटेंशन भी दूर ले जाता है. तो आगे की तरफ देखें तो यही बोला जाता है कि गोल्डन फ्यूचर है आगे. तो लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए जो अभी करंट नीड्स हैं वो ज़्यादा अर्जेंट हैं, जैसे कि खाना होना ज़रूरी है, बच्चों के लिए स्कूल्स होना ज़रूरी है, स्ट्रीट्स पे सेफ्टी होना ज़रूरी है, और ह्यूमन राइट्स, सिटीजन राइट्स की रिकग्निशन होना ज़रूरी है, और जॉब्स होना ज़रूरी है ना. तो 75 ईयर्स पहले क्या था, इंडिया जो था वो थ्रेशोल्ड पे था इंडिपेंडेंस के, और उस टाइम पे कई सारे ऐसे ही प्रोमिसेस किए गए थे कि इक्वालिटी रहेगी, लैंड रिफॉर्म जो है अचीवेबल होराइजन रहेगा, और फ्यूचर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट. तो हम जानते हैं अभी कि जो वो ड्रीम्स हैं वो पूरी तरीके से शैटर हो चुके हैं और रियलिटी अभी भी कुछ और ही है. तो अगर पिछले 75 ईयर्स ने हमें कुछ सिखाया है तो वो ये है कि कैसे और प्रोडक्टिव हुआ जा सकता है इंस्टेड ऑफ स्पेक्यूलेटिंग अबाउट द फ्यूचर, और कैसे मतलब अलर्ट एक तरीके से किया है. तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे 1983 से पहले कभी रेप के ऊपर जो लॉ था उसको चेंज नहीं किया गया था, और 1983 में ही कंट्री वाइड प्रोटेस्ट मूवमेंट हुई थी विमेन द्वारा, और उस टाइम पे ही मतलब पहली बार वो लॉ को चेंज किया गया था. और तब तक किसी ने भी इस चीज़ को थॉट नहीं दिया था कि एक एंटी वुमन लॉ है, और जबकि कितने सालों से जेंडर इक्वालिटी की बात की जा रही थी. और उस टाइम तक मतलब ऑलरेडी 30 साल से ज़्यादा ही हो चुके थे सिंस इंडिपेंडेंस, एंड जो इक्वालिटी वाला ड्रीम था वो किसी तरीके से बैकग्राउंड में फेड हो गया था. और जेंडर के जैसे ही अगर कास्ट का भी अगर देखें तो जो हमने मतलब खुद को एक अफर्मेटिव एक्शन दिया हुआ था कि कास्ट अनिहिलेशन होगा, जैसे कि B.R. अम्बेडकर ने भी आर्टिकुलेट किया था. लेकिन आज क्या है, कास्ट आर्टिकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं. इनफैक्ट कास्ट वायलेंस बहुत ओपनली ब्लेटेंट, आपको पता है, मतलब ये ऑनर किलिंग्स वगैरह भी जो जैसे रहती हैं, तो ये सब इसी से रिलेटेड है. और मतलब जब इनको यहाँ पे ऑथर का कहना है कि जब पूरे 3 क्वार्टर्स यानी 75 ईयर्स काफ़ी नहीं थे ये सब ऐसी डार्क रियलिटी को चेंज करने के लिए, तो हम कैसे मान सकते हैं कि अगले 1 क्वार्टर में ये चीज़ चेंज हो जाएगी. या फिर इन्होंने बोला है कि पार्टीशन के टाइम पे क्या हुआ, आप उसी चीज़ को ले लो. हम 2 नेशन थ्योरी के से खुश थे, और उसके बाद में जो साल हमने देखे उसमें हम कंटिन्यूसली एक ही कम्युनिटी को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, और मतलब कई सारे जो उनके मेंबर्स थे वो पाकिस्तान जाने की जगह इंडिया ही उन्होंने रुकना उनको बेटर लगा, और उसके बावजूद हम उनको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं ऐसे डिसीजन के लिए जिसमें उनका कोई हाथ नहीं था, जस्ट बिकॉज वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं ना. एंड इसलिए जो एक ड्रीम था सिक्युलर, इंक्लूसिव और डाइवर्स नेशन होने का, वो भी कहीं फेड हो गया है. तो ऐसे कई सारे मोमेंट्स होते हैं जैसे एनिवर्सरीज, और ये सेलिब्रेट किए जाते हैं, और नेशन स्टेट्स भी सेलिब्रेट करते हैं उसमें अपनी अचीवमेंट्स. तो ज़रूरी है कि ऐसे मोमेंट्स जो हैं उस टाइम पे हम असेसमेंट करें और इंट्रोस्पेक्शन करें, और खुद से ये पूछें कि जो हमने गोल्स उस टाइम पे सोचे थे उस पर हम कहाँ पे हैं. ठीक है, एंड जब हम वापस पीछे की तरफ देखते हैं हमें समझ में आता है कि जो प्रोग्रेस है वो कहीं भी लीनियर नहीं रही है. हम अगर 2 स्टेप आगे आए हैं तो 1 स्टेप पीछे गए हैं और 1 स्टेप थोड़ा साइड में गए हैं. तो अब यहाँ पे इन्होंने जैसे ये बोली है कि ये जो मतलब बड़े बड़े वादे और ये सब असर्शंस किए जाते हैं ग्रैंडियर के कि हम 100 साल पूरे होने पे यही अचीव कर लेंगे, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने अपने पिछले एक्सपीरियंसेस से क्या सीखा है, और उन लर्निंग्स को हम अब यूटिलाइज करें, और उससे हम सीखें कि हमको अगले 25 साल में कहाँ पहुँचना है. और अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है वो है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़, अगर हम उन्हीं को अचीव कर लें तो वो भी काफ़ी होगा. अब ये जो राइटर थी एक्चुअली ज़ुबान की थी, और ये एक ऑनगोइंग सीरीज़ है 75 ईयर्स पूरे होने के लिए, जिसके ऊपर ये आर्टिकल्स आते हैं. तो इंडिया एट 100 और इंडिया एट 75 इससे रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं. ओके, सो हाँ, आपसे भी अगर कभी ऐसे वगैरह में चीज़ें पूछी जाती हैं तो यू कैन एक्सप्लेन इट लाइक दिस ऑल्सो कि वॉट वी हैव डन इन 75 ईयर्स एंड वॉट वी कैन डू इन नेक्स्ट 25 ईयर्स. ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट है गार्बेज डिस्पोजल की प्रॉब्लम्स को लेके द चिपलून इम्परेटिव. तो ये ऑथर जो है ही इज़ फ्रॉम IIT
मुंबई, और इन्होंने मतलब चिपलून जो है वो एक रत्नागिरी महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट की रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र में उसकी तालुका है, और उसका इसमें इन्होंने केस बीच में लिया है। बेसिकली इन्होंने गार्बेज डिस्पोजेबल की प्रॉब्लम्स को शेयर किया है कि अभी मॉनसून में हमने देखा कि गटर्स वगैरह जो थे वो फिर से गार्बेज से चोक हो गए थे, प्लास्टिक उसमें मेन कल्प्रिट था। तो अभी मेन जैसे ध्यान दिया गया, बैन किया गया सिंगल यूज़ प्लास्टिक कैरी बैग्स पे, और इसके अलावा रेगुलर मीटिंग्स भी हो रही हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए उनके यूज़ के ऊपर। लेकिन अगर आप एक लॉक्ड गटर को अगर एक्सप्लोर करें तो उन्होंने कहा है कि आप देखोगे ब्रांडेड पैकेजिंग मटेरियल, मेटल फॉयल रैपर्स आपको मिलेंगे, एंड बॉटल्स और बॉक्सेस मिलेंगे ऑफ वेरियस ग्रेड्स ऑफ प्लास्टिक्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैस उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। तो वही मतलब कहने का मतलब है जैसे पैकेज्ड फूड्स वगैरह होते हैं ना, तो उनके जैसे आपके इनफैक्ट चिप्स के पैकेट वगैरह ले लो, बिस्किट और ये सब जो होते हैं उन सब के पैकेट्स ले लो, आप जो क्रीम और ये सब यूज़ करते हो इन सब के ले लो, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी। तो अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सिंगल यूज़ वाला तो आपने कर दिया, बाकी लेकिन इतना सारा जो मैस इसकी वजह से हो रहा है इसको कौन क्लीन करेगा, तो ये पैकेजिंग मटेरियल वहाँ पहुँचा कैसे। तो अब इन्होंने यहाँ पे एक रिपोर्ट के बारे में बात करी है अबाउट अ लार्ज कंज्यूमर गुड्स कंपनी, FMCG कंपनी, जिसके प्रोडक्ट्स जो हैं शैम्पू, सोप्स और कैचअप, स्क्वॉशेस, ये पूरे इंडिया में अवेलेबल होते हैं। और इन्होंने बताया कि इस कंपनी के पास में 18,000 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें से 5,800 जो हैं वो परमानेंट हैं, और जो CEO है वो खुद एक हार्वर्ड ग्रेजुएट है, और 170 टाइम्स उनको मीडियन सैलरी मिलती है। और इन्होंने बोला है कि अच्छा उनको तो छोड़ो, कुछ इंटरेस्टिंग इन्होंने उस कंपनी के बारे में बातें बताई है। मतलब ये बेसिकली ये क्यों बैकग्राउंड बना रहे हैं, ताकि आपको बता सकें कि क्या रेवेन्यू है और ये उसके रेवेन्यू के चक्कर में क्या लॉस कर रहे हैं पूरा एनवायरनमेंट पे, ठीक है। और आगे इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप रेवेन्यू देखें जो हर एम्प्लॉय से आता है तो वो करीब है 2 करोड़, और जो परमानेंट एम्प्लॉय से अगर आता है तो ये फिगर जो है वो 6 करोड़ का है। और जो टोटल पूरा रेवेन्यू आ रहा है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो जो पूरा रेवेन्यू आ रहा है उसमें से जो वेजेस दिए जाते हैं वो 5% से भी कम रहते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू मतलब इतना ज़्यादा आ रहा है, यू कैन मल्टीप्लाई द फिगर 6 करोड़ इंटू 5800 एंड 2 करोड़ इंटू रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़, एंड यू कैन सी कि कितना बड़ा रेवेन्यू है, बट उसमें से लेस देन 5% जो है वो आप वेजेस में दे रहे हो। और उसमें उसका जो उसके डबल से भी ज़्यादा जो होता है वो उसके प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग में जाता है, ठीक है। तो इससे समझ में आता है कि कंज्यूमर की वेल्थ से कैसे वो ट्रांसफ़र होता है, पूरा वेल्थ ट्रांसफ़र होता है टू एन एलीट अर्बन क्लास, सो कॉल्ड क्रिएटिव पीपल। क्रिएटिव पीपल क्या, किस तरीके से वो कमाना जानते हैं, जो भी कह लो, है ना। और लेट अस कम टू गार्बेज एंड सस्टेनेबिलिटी। तो अब जो एक्सपेंडिचर होता है पैकेजिंग, कैरेज और फ्राइट पे, उसको इन्होंने बोला है गार्बेज एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इन्होंने बोला है कि जो फ्राइट एक्सपेंडिचर है उससे पता चलता है कि कंपनी का हर प्रोडक्ट जो हम 100 रुपये का मान लो खरीदते हैं, तो उसमें से 5 रुपये का जो है वो व्हीक्यूलर स्मोक में चला जाता है, क्योंकि वही ट्रांसपोर्टेशन में, और उसके अलावा जो उसका पैकेज होता है उसके ऊपर 8 रुपये का खर्चा होता है। यानी अगर 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट है तो उसमें से 8 रुपये तो चलो उसका व्हीक्यूलर यानी एनवायरनमेंट में पोल्यूशन करने में चला गया, 8 रुपये का पैकेज में चला गया, ठीक है। ये जो पैकेज है इसकी ज़रूरत क्या होती है, ताकि उस प्रोडक्ट की लॉन्ग शेल्फ लाइफ रहे, फिर वो हीट सनलाइट को विथस्टैंड कर सके और रफ हैंडलिंग को भी कर सके। लेकिन अब ये जो प्लास्टिक आप फेंकते हो फिर ये जाता कहाँ है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ जो अल्टीमेट मैन्युफैक्चरर्स हैं प्लास्टिक फिल्म्स के, है ना, यानी कि जो उस पैकेजिंग मटेरियल को प्रोड्यूस कर रहा है, जो रॉ मटेरियल को जो कि यूज़ किया जाता है, मतलब कैरी बैग वगैरह, या फिर उससे भी ज़्यादा जो ब्रांडेड पैकिंग यानी वही बॉटल्स वगैरह हो गई, या फिर जो आपको चिप्स के पैकेट बताए, तो ये जो ब्रांडेड पैकिंग में जाता है तो वो उसको बनाने वाले जो हैं अल्टीमेट मैन्युफैक्चरर्स, तो लॉ ये है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वेस्ट को कलेक्ट किया जाए और प्रोसेस किया जाए, और इसके लिए उनको कलेक्शन नेटवर्क सेट करने चाहिए, और साथ में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के साथ में काम करना चाहिए और सिटी और टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ताकि ये इंश्योर कर सके कि ये जो वेस्ट है वो रिसाइकलर्स और मैन्युफैक्चरर्स के पास वापस पहुंच सके। लेकिन ये जो है सिस्टम ये बहुत सिंपल रीज़न की वजह से काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप ये सोचो कि पैकेजिंग के लिए तो केवल 8 ही रुपए दिया गया है, और जो पैकेजिंग मटेरियल की कॉस्ट थी वो केवल 1 रुपए की थी, ठीक है। और बाकी जो कॉस्ट थी वो उस रॉ मटेरियल को फिर शेप करने के लिए थी एज पर पैकेजिंग यूनिट्स, यानी उसको फिर फिल करना, उसको सील करना, लेबल करना, ब्रांडिंग करना, और फिर वापस उसको बल्क कार्टन्स में डाल के ट्रांसपोर्ट करना। तो ये सब जो काम मशीन्स करती हैं उनका मतलब बहुत ही इंट्रिकेट कॉम्बिनेशन होता है सेंसर्स और कंट्रोल सिस्टम्स का, और इनको फिर वही है कि बाहर से इम्पोर्ट किया जाता है इन मशीन्स को, और वो कॉस्ट को और बढ़ाती है। अब
अब बात ये है कि पैकेजिंग मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी, वो तो 1 रुपए की थी, ठीक है, तो यानी जो मटेरियल ये रीयूज हो सकता था। तो अगर सबसे अच्छी से अच्छी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी भी लगा दी जाए तो ये जो गार्बेज का पीस है वो अल्टीमेट जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए लेस देन 50 पैसे का रहेगा, ठीक है। तो यानी आप ये सोचो कि मतलब उसने उसको 1 रुपए का वो पड़ रहा था, अब उसको 50 पैसे और इस पे करना पड़ेगा। तो यानी कि इकोनॉमिकली नहीं है इस वेस्ट को वापस अल्टीमेट मैन्युफैक्चरर के पास भेजना, क्योंकि उसका तो ऑलरेडी मतलब इतना कम उसको कायदे से अगर रेवेन्यू मिल रहा था, क्योंकि वो पैकेजिंग मटेरियल का उसको कितना मिल रहा था, 1 रुपए मिल रहा था 100 रुपए के प्रोडक्ट पे, है ना। तो मतलब इसमें भी वही होता है कि जो इसलिए ये चीज़ हो नहीं पाती, सिस्टम काम नहीं करता है। तो कुल मिला के क्या होता है कि जो बहुत वही रैक पिकर्स वगैरह होते हैं, द एब्जेक्टली पुअर पीपल, वो सेग्रीगेट करते हैं और वही सप्लाई चेन को उनकी वजह से एग्जिस्ट करती है, और जहाँ पे वो फिर केमिकल प्लांट्स तक उसको भेज सकते हैं। इसलिए गार्बेज डंप्स, रैक पिकर्स और जो नेबरहुड कबाड़ी शॉप्स होती हैं वही लास्ट माइल है इस रिसाइकलिंग सिस्टम के लिए। अब इन्होंने जो केस स्टडी उठाई है वो चिपलून के, मैंने आपको बताया रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में, और वहाँ पे 75% जो प्लास्टिक गार्बेज है वो ऐसे ही स्ट्रीट्स वगैरह में मिल जाता है और फिर वो स्ट्रीम्स और रिवर से पहुँचते हुए पूरा सी में पहुँचता है। बाकी जो बस 25% है वो जो वहाँ का गार्बेज कलेक्शन सिस्टम है, और कुछ वहाँ पे एक एनजीओ एग्जाम्पल सह्याद्री निसर्ग मित्रा, तो उसके कुछ गुड समैरिटन्स हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये जो ज़्यादातर गार्बेज भी होता है वो कहाँ जाता है, वो गार्बेज डंप्स में जाता है या फिर इंसिनरेट यानी जला दिया जाता है, और जो बाकी होता है वो थोड़ा बहुत अल्टीमेट मैन्युफैक्चरर के पास चला जाता है। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि क्या किया जाना चाहिए। एक अटेम्प्ट महाराष्ट्र में किया गया था, वो ये कि जो सबसे ज़्यादा विजिबल वेस्ट है जैसे पीईटी बॉटल्स और मिल्क पैकेट्स हैं उसके ऊपर काफ़ी वैल्यू लगा दी थी कि 1 रुपए मिलेगा और 50 पैसे मिलेगा, और जो भी उनको मतलब ये वेस्ट वापस आके कलेक्ट करके देगा। और पीईटी बॉटल की मतलब वही कॉस्ट ज़्यादा थी, तो ये तो मतलब किसी ऐसे स्टेशन वगैरह के पास में भी काफ़ी मिल जाता था। लेकिन वही है कि ये 60 पैसे का प्रोडक्शन होता था और वापस जो वेस्ट है उसका आपको 1 रुपये और चुकाना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इंसाइट ये है कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है एंड नॉट द पैकेजिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरर फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो यहाँ पे मतलब मेन चीज़ ये कहना चाह रहे हैं कि अल्टीमेट मैन्युफैक्चरर जो है यानी प्लास्टिक या जिसने वो मैन्युफैक्चर, उसके पास नहीं जानी चाहिए, जो वो प्रोडक्ट को बना रहा है उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जानी चाहिए। और इससे क्या होगा, इसको आप एक सस्टेनेबिलिटी टैक्स की तरह इंट्रोड्यूस कर सकते हो एंड कैरेज कॉस्ट कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट। तो ऐसा जो कंजम्पशन टैक्स रहेगा उससे सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी और लोकल डिवोल्यूशन होगा, और इससे सही इंसेंटिव्स भी सामने आएंगे फॉर अ साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ गार्बेज एंड लॉजिस्टिक्स ऑफ इट्स डिस्पोजल, है ना। तो वही होगा कि मतलब अगर मैन्युफैक्चरर को जो प्रोडक्ट बनाने वाला है उसको भी अगर इतना चुकाना पड़ेगा तो उस केस में फिर क्या होगा कि लोग मतलब वो और कॉस्ट बढ़ा देंगे, है ना। तो ऐसे टाइम पे फिर कंज्यूमर्स भी सोच सकते हैं कि क्या हमको मतलब शैम्पू सपोज गुजरात का ही चाहिए और पोटैटो वेफर्स कानपुर के ही चाहिए, या फिर लोकल चिपलून में बने भी चल जाएंगे या रत्नागिरी में बने भी चल जाएंगे। और वही इन्होंने कहा है कि क्या केवल ऐसी कंपनी जिनका रेवेन्यू 2 करोड़ है, ऐसी कंपनी ज़रूरी है कि एक जॉब क्रिएट करने के लिए, अगर लोकल लोगों को भी अगर बढ़ाया जाए तो वही है कि ये सब ट्रांसपोर्टेशन, कैरिंग कॉस्ट, ये सारी चीज़ें भी कम हो सकती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से बढ़े तो सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ सकती है। ओके, तो यही इन्होंने कहा है कि दिस सेट्स अप अ डिफरेंट एजेंडा ऑफ कम्युनिटीज एंड रीजन्स दैट आर एट आत्मनिर्भर अबाउट सिंपल थिंग्स। और इससे डिसेंट्रलाइजेशन होगा जिससे और ज़्यादा यूथ को जॉब्स मिल सकती हैं और डिग्निटी भी मिल सकती है। ओके, नाउ हाउ टू कीप द लाइट्स ऑन सेफ कॉस्ट। तो ये एक्चुअली हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने बताया मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच। तो अभी क्या हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी पैराडाइम शिफ्ट किया है पावर सेक्टर में, और मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच का स्कीम लेकर आए हैं, जिसकी वजह से अब क्लैश भी हो रहा है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। तो अभी क्या होता था कि हर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है यानी डिस्कॉम, उसके कुछ पर्टिकुलर पावर परचेज अग्रीमेंट्स रहते थे और उसी से वो बाउंडेड रहते थे। तो उसमें क्या होता था कि जो उसके खुद के पावर परचेस अग्रीमेंट जिस भी मतलब कंपनी के साथ में उन्होंने किया है, पावर जनरेशन कंपनी के साथ में, आप उसी से पावर ले सकते हो। तो आपको जो सबसे सस्ता देगा आप पहले उसके पास जाओगे, फिर आप ऊपर जाना शुरू करोगे, है ना। और इसके अलावा आप किसी और डिस्कॉम के पास अगर एक्स्ट्रा पावर है तो उसको यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन अब MBED का बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक लॉजिक क्या है कि हाँ, सारे डिस्कॉम्स अपने अपने उसमें सिलोज में काम नहीं करेंगे कि मतलब हर कोई अपने पावर परचेजिंग अग्रीमेंट के अनुसार ही
पावर ले रहा है, जो पूरी डिमांड होगी कंट्री की उसको पूल कर दिया जाएगा बाय पूलिंग टुगेदर ऑल द पीपीएस, जितने भी पीपीएस हैं उनको साथ में पूल करके, और एक सेंट्रलाइज्ड डिस्पैच रहेगा। ओके, एमबीईडी का मेन लॉजिक यही है कि एक सेंट्रलाइज्ड डिस्पैच होगा इंस्टेड ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डिस्पैच स्टार्टिंग फ्रॉम द चीपेस्ट पीपीए। लेकिन चीपेस्ट पीपीए ये वो नहीं कह रहे हैं। देखो अभी तक क्या था कि एक डिस्कॉम ये है D1, ठीक है, एक डिस्कॉम ये है D2। तो अभी क्या कर रहे थे ये कि इसने किसी के साथ में पावर परचेज अग्रीमेंट किया है, तो अब मान लो कि ये जो है ए, ये इसको सस्ता दे रहा है तो पहले ये इससे लेगा, इससे महंगा इसको बी दे रहा है तो ये इससे लेगा, D2 को है ना एक सी दे रहा है एक डी दे रहा है। अब ऐसा है कि ये जो यहाँ का डी या ई है ये मतलब कायदे से सस्ता है एज कम्पेयर टू यहाँ के बी। तो अब D1 ये नहीं कर सकता है कि वो इसका पावर मतलब इस डी का पावर जो है वो अपने पास में ले ले, इसने जिसके साथ में अग्रीमेंट किया इसको उसी से करना पड़ेगा। लेकिन एमबीडी में अब क्या होगा कि ये सारे जितने भी थे ए बी सी डी जितने भी थे इनका एक पूल बन जाएगा और सारे पावर परचेज अग्रीमेंट्स का, और उससे फिर जो सबसे चीपेस्ट वाला होगा वो डिस्कॉम्स को भेजा जाएगा एज पर देयर डिमांड्स। ओके, तो ये जो सेंट्रलाइज डिस्पैच होगा ये किस बेसिस पे किया जाएगा, तो ये एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंजेस के असिस्टेंस से किया जाएगा। तो हर मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज में क्या होगा, एक डे अहेड मार्केट होगा, ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो डे अहेड मार्केट में यानी कि एक दिन पहले क्या होगा, हर डिस्कॉम और हर जनरेटर अपनी बिड प्लेस करेगा। डिस्कॉम को खरीदना है और जनरेटर को बेचना है, तो इससे डिस्कॉम की डिमांड और जनरेटर की सप्लाई पता चल जाएगी और वो कितने प्राइस पे बेच सकते हैं। फिर इस बिड से क्या होगा, जो लोड डिस्पैचर है वो एक पैन इंडिया डिमांड और सप्लाई कर्व को कंस्ट्रक्ट करेगा, फिर उससे डिटरमाइन करेगा कि मार्केट क्लियरिंग प्राइस क्या होना चाहिए। तो जितने भी जनरेटर्स जिनका मार्केट क्लियरिंग प्राइस से कम है कॉस्ट ऑफ जनरेशन, तो उनको बोल दिया जाएगा ठीक है आप लोग इतना इतना पावर डिस्पैच करो, और उन सबको सेम एमसीपी मिलेगा यानी सेम मार्केट क्लियरिंग प्राइस मिलेगा, भले उन्होंने कितनी भी बिड की हो। तो मान लो कि अगर किसी ने कम की बिड की थी और किसी ने बोला था कि हम 2 रुपये पर यूनिट जो है हम चार्ज करेंगे, लेकिन मार्केट क्लियरिंग प्राइस जो था वो 3 रुपये पर यूनिट था, तो ऐसे में क्या है उसको फिर भी 1 रुपये जो है वो ज़्यादा मिल रहा है ना, ये होगा। लेकिन अब जो जनरेटर्स महंगा बेच रहे थे एमसीपी से, तो वो दे विल सिट आइडल, क्यों, क्योंकि इसका मतलब वो इतना एफिशिएंट ही नहीं है। तो ये जो एमबीडी है ये ऐसे डिवाइस किया गया है कि इससे ना डिस्कॉम्स के और ना ही जनरेटर्स के फाइनेंसर्स पे असर पड़ेगा। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि पहली बात तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है जनरेटर की वो तो डिस्कॉम्स को देनी पड़ेगी आउटसाइड द मार्केट एज डिटरमिन्ड बाय द रेगुलेटर, यानी रेगुलेटर डिटरमिन करेगा। दूसरी बात ये कि अगर एमसीपी 3 रुपये पर यूनिट आता है और अगर किसी केस जो पीपीए का केस है उसमें वेरिएबल कॉस्ट जो थी वो 2.75 थी, वही जो मैंने बताया कि वो उसमें मतलब 2.75 का पड़ रहा है, तो इस केस में क्या होगा, जो जनरेटर है वो डिस्कॉम को कंपनसेट करेगा टू द एक्सटेंट ऑफ 0.25 पर यूनिट। और उसी तरीके से अगर मार्केट क्लियरिंग प्राइस 2.5 रुपये है तो उस केस में फिर डिस्कॉम कंपनसेट करेगा, है ना। तो एमसीपी में फिर मतलब डिस्कॉम को सस्ता पड़ा, तो फिर उस केस में डिस्कॉम उसको 0.25 पर यूनिट के लिए फिर कंपनसेट करेगा। तो इतनी इलेबोरेट एक्सरसाइज करने का मतलब क्या है, तो इसको जो अडॉप्ट किया जा रहा है एमबीडी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों अडॉप्ट किया जा रहा है, इसका रीज़न है कि केवल ताकि जो रिलेटिवली एफिशिएंट प्लांट्स हैं वही जनरेट कर सकें और उससे किसी डिस्कॉम या जनरेटर के रेवेन्यू को असर ना पड़े, ठीक है। इसलिए जो टोटल कॉस्ट ऑफ जनरेशन रहेगी एमबीडी के अंडर वो कम रहेगी और उसमें कोल कंजम्पशन भी कम रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो रहेगा एटमॉस्फेयर में वो कम पहुंचेगा। तो इसका मतलब क्या, अगर कम कोल का कंजम्पशन होगा तो उसका मूवमेंट भी कम होगा, जिससे रेलवे ट्रैक्स भी डीकंजस्ट होंगे। तो एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी तो होगी, मतलब रिन्यूएबल तो होगा ही, और साथ में उसका पूरा इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि अब सारा पूरा जो बैलेंस है वो स्टेट से हटके नेशनल लेवल पे चला जाएगा। अब देखो बात ये है कि अपने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंजेस हैं, तो इसका मतलब है कि हर कोई अलग अलग मार्केट क्लियरिंग प्राइस डिटरमाइन करेगा। तो लेकिन हमको क्या चाहिए, सिंगल एमसीपी चाहिए, जिसकी वजह से एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा जिसका नाम है मार्केट कपलर। तो ये इस कपलर का काम होगा कि एक नेशनल एमसीपी को डिटरमाइन करना, और वो तीनों एक्सचेंज से जो भी मतलब उन्होंने अपना एस्टीमेट बताया होगा उससे ही वो डिराइव किया जाएगा। और इसके लिए गवर्नमेंट चाहे तो एक नेशनल लोड डिस्पैचर को अपॉइंट कर सकती है एज द कपलर, या फिर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तीनों एक्सचेंजेस को एक एक करके रोटेशन पे दी जा सकती है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी होता है। अब सवाल ये है कि स्टेट्स क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, मतलब जब हर किसी को फायदा है तो स्टेट क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि जो जनरेटर स्टेट द्वारा अपना मतलब ओन किए गए हैं वो कंपेरेटिवली इनएफिशिएंट है, और इस वजह
जैसे अगर इनएफिशिएंट है तो मतलब वही है ना कि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ जनरेशन ज़्यादा होगा एमसीपी से, तो इस वजह से उनको खाली बैठना पड़ेगा। और अभी स्टेट्स जो हैं वो अपने जनरेटर्स वैसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और हालांकि मतलब जबकि वो इनएफिशिएंट है, और जो बाकी बची हुई रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए वो इंटरस्टेट जनरेटिंग स्टेशंस का यूज़ करते हैं। तो अब अगर ये स्टेट जनरेटर्स आइडल बैठे रहेंगे तो इसके खुद के पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं, और कोई भी स्टेट ये नहीं चाहता है कि इसका मतलब पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है कि वही सारी बात कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ कहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद में फिर ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे, अपोजिशन वाले आ जाएंगे, सारी चीज़ें होंगी, तो ये कोई स्टेट नहीं चाहता है। तो अब इन्होंने ऑथर ने कहा है कि एमबीडी स्कीम जो है वैसे गुड प्रोपोजिशन लगती है, लेकिन सारे एक्सपर्ट्स अभी भी कन्विंस नहीं है। और वैसे पायलट स्टडीज़ ने यही बताया है कि अगर एमबीडी सिस्टम अडॉप्ट कर लिया जाता है तो मॉनिटरी गेन्स रहेंगे, पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा और प्रॉपर रेगुलेशंस को रीड्रॉ करना पड़ेगा बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दिस एमबीईडी। ओके, नेक्स्ट आते हैं एक्सप्लेन सेक्शन पे। तो सबसे पहले आसाम के जो सीएम है अलॉन्ग विद सदगुरु ही वेंट इनटू काजीरंगा नेशनल पार्क एट नाइट। तो अब और उसके बाद उन्होंने जस्टिफिकेशन ये दिया था कि जो नाइट सफारी हुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में, तो ऐसा कोई लॉ नहीं है कंट्री में या फिर जो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ भी है जो उस चीज़ को प्रोहिबिट करे। तो क्या ये बात सही है? तो टेक्निकली ये सही है, पर इंडिया में जो है एंट्री इनटू फॉरेस्ट वो गवर्न की जाती है बाय द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 एंड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। फाइन। तो जो पहला है यानी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, ये सारे फॉरेस्ट को रिजर्व करने के लिए और वहाँ पे ट्रेसपासिंग को प्रोहिबिट करने के लिए है। तो एक्सेप्ट जो लोग वहाँ के रिजर्व फॉरेस्ट के गांव में रह रहे हैं, उनके अलावा कोई भी अगर है तो उसको परमिशन लेनी होती है डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर से टू एंटर दिस फॉरेस्ट फॉर एनी पर्पस। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसमें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को पावर दिया गया। प्लीज रिमेंबर दिस, किसको पावर दिया गया है? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को पावर दिया गया है कि वो टूरिस्ट के लिए लॉ फ्रेम कर सकते हैं जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज में जाना चाह रहे हैं, जैसे सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ही एनटीसीए भी है, यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसके पास में पावर्स हैं कि वो टाइगर रिजर्व्स के लिए रूल सेट कर सकते हैं। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो भी एक टाइगर रिजर्व है। तो वहां पे क्या रूल है? तो ज्यादातर नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व जो इंडिया में, उसकी तरह काजीरंगा में भी सनसेट के बाद में एंट्री अलाउड नहीं है एक्सेप्ट द फॉरेस्ट स्टाफ। और इन्होंने और एग्जाम्पल भी दिया है कि इसी साल एनटीसीए ने एमपी में भी कहा था कि जो वहां पे 3 टाइगर रिजर्व हैं, जैसे कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच टाइगर रिजर्व, तो वहां पे मना किया था कि बफर जोन में पिछले साल से जो नाइट सफारी हो रही है उसको बंद कर दिया जाए, और उससे वाइल्ड लाइफ जो है वो काफी डिस्टर्ब हो रही है। तो हालांकि अब स्टेट ने इसको रिकंसिडर करने के लिए कहा है, बट स्टिल मतलब जिसको पावर है वही ना बताएगा। उसके बाद में फिर 2010 में भी कर्नाटका हाईकोर्ट ने, अच्छा इन्होंने अलाउ किया था, कर्नाटका ने बानरघट्टा जो नेशनल पार्क है वहां पे स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ किया था कि नाइट सफारी आप करवा सकते हो। तो बाकी जगहों पे क्या पॉलिसी रहती है? तो इन्होंने बताया है कि बाकी जैसे नाइट गेम ड्राइव्स वगैरह होते हैं तो ये रूटीन है अफ्रीका में। तो और नाइट बोट सफारीज काइमेंस को स्पोर्ट करने के लिए अमेजन में भी काफ़ी पॉपुलर है। और सिंगापुर में तो एक जगह है मंडाई, तो उसको एडवर्टाइज किया जाता है एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉक्टर्नल वाइल्ड लाइफ पार्क। तो ये भी याद रखना, वर्ल्ड का पहला नॉक्टर्नल वाइल्ड लाइफ पार्क कौन सा है? मंडाई है, ये सिंगापुर में। ठीक है, ऐसे ही ये पूरा क्वेश्चन उठा के दे देगा ये प्रीलिम्स में यूपीएससी। ठीक है ना? तो अब यहाँ इंडिया में क्यों नहीं एनकरेज करी जाती है नाइट सफारीज? तो पहली बात तो ये है कि इंडिया में कोई प्राइवेट फॉरेस्ट नहीं है जहाँ पे टूर प्रोमोटर्स जो हैं वो कुछ भी अपनी मनमर्जी करें। और इसका दूसरा प्रैक्टिकल रीजन ये है कि हमारे यहाँ की टोपोग्राफी ऐसी नहीं है। अब अफ्रीकन सवाना में क्या है कि वेजिटेशन नहीं है, इसलिए अचानक से वाइल्ड एनिमल आपके सामने नहीं आएगा, और टूरिस्ट को प्रॉपर 360 डिग्री व्यू मिलता है। अगर वो अपना स्पॉटलाइट्स और कैमरास को यूज करें अच्छे से तो उनको पूरा व्यू मिलता है। और जबकि इंडिया में क्या है कि ज्यादातर फॉरेस्ट जो है वो बहुत डेंस है, तो हमारे यहाँ डेंस ट्रॉपिकल वेजिटेशन है, और इसलिए वाइल्ड लाइफ जो है वो मतलब दोपहर को भी मतलब इतनी आसानी से नहीं दिखती है ना? तो फिर वही है कि एक्सीडेंट और इन सब के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो वही इन्होंने बताया है कि मतलब जो वाइल्ड एनिमल है अगर उसको भी एकदम से डायरेक्ट लाइट है तो वो भी फिर अनप्रिडिक्टेबली बिहेव करेगा। ओके, तो ये मतलब इंडिया का केस है। नेक्स्ट आते हैं वार्मिंग ऑफ ओशियंस। तो अब ये रीजन बताया कि हरिकेन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्गर और फास्टर हो रहे हैं। तो टाइटल में ही क्लियर है कि वार्मिंग की वजह से है। और ये अभी क्या हुआ था एक्चुअली में, हरिकेन इयान था, तो ये एक्चुअली में एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म था और बहुत हैवी रेनफॉल कर रहा था, लेकिन वो फिर एकदम से मेजर हरिकेन बन गया एंड इट हिट वेस्टर्न क्यूबा।
तो अब इन्होंने बताया है कि जितनी पिछले 50 सालों में ह्यूमन बींग्स की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई है, उसमें से 90% जो है उसको ओशियंस ने एब्जॉर्ब कर लिया है। और 1901 से भी जो है सी सरफेस टेम्परेचर 0.14 डिग्री फ़ारेनहीट पर डिकेड बढ़ा है, ठीक है, 0.14 डिग्री डिग्री पर डिकेड, है ना। ये इतना हर डिकेड में बढ़ा है। और ये डेटा किसने दिया है? USNOA यानी नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है। ओके, तो क्या होता है कि स्टॉर्म्स ओशियन के ऊपर गैदर होते हैं और जितना पानी गर्म रहेगा उतना ही ज़्यादा उनका पावर होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो वार्मर ओशियंस होते हैं उनकी वजह से रेट ऑफ इंटेंसिफिकेशन भी बहुत तेज़ हो जाता है। तो मतलब पहली बात तो वो स्टॉर्म एकदम से बनेगा और उसके बाद में वो इंटेंसिफाई भी बहुत जल्दी होगा। अब ऐसा नहीं है कि केवल ओशियन के टेम्परेचर की वजह से ये हरिकेन में कन्वर्ट होता है, हरिकेन इतने ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, पर दूसरे फैक्टर्स भी हैं, लेकिन अभी उनके बारे में साइंटिस्ट श्योर नहीं है। पर एक एलिमेंट ऐसा है, वर्टिकल विंड शेयर, यानी कि हाउ मच द विंड चेंजेस इन स्पीड और डायरेक्शन, तो एट इंक्रीजिंग हाइट्स इन द एटमोसफेयर। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो विंड की डायरेक्शन कितनी ज़्यादा चेंज करी है या उसकी स्पीड कितनी तेज़ी से चेंज करी। तो मान लो कि अगर वर्टिकल शेयर ज़्यादा रहेगा तो उस केस में हरिकेन्स का डेवलपमेंट थोड़ा रुक जाएगा। और क्या होता है कि अंदर मतलब वर्टिकल शेयर होने की वजह से कूल ड्राई एयर उसके कोर में चली जाती है, तो फिर उसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा टिल्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसका इंटेंसिफिकेशन कम हो जाता है। अब इन्होंने बोला है कि जो हरिकेन्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं और इतना इंटेंसिफाई कर रहे हैं तेज़ी से, तो वही है कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और इसकी वजह से फोरकास्टर्स के लिए भी ये प्रॉब्लम है। ओके, लास्ट देख लेते हैं, स्मैशिंग इनटू अ स्पेस रॉक। तो अभी नासा ने अपना एक भेजा था डार्ट मिशन, उसके ऊपर है एस्टेरॉइड को हिट करने के लिए। तो नासा क्या है, US स्पेस एजेंसी है और इन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट पिछले साल भेजा था एक एस्टेरॉइड से कोलाइड करने के लिए, जो कि सन को ऑर्बिट कर रहा था अबाउट 11 मिलियन किलोमीटर अवे। एंड ये मतलब ये जो डिस्टेंस है इट इज़ द क्लोजेस्ट जिस पे ये मतलब एस्टेरॉइड अर्थ के करीब आया था, और इस एस्टेरॉइड का नाम था डायमॉर्फोस। ओके, और तो इस ऑर्बिट में वैसे अर्थ के ऊपर कोई भी थ्रेट नहीं था। और ये जो कोलिजन किया गया है ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन एक्सरसाइज थी, एक एक्सपेरिमेंट था ये देखने के लिए अगर कोई फ्यूचर में एस्टेरॉइड आता है तो क्या उसको हिट करके उसको अपनी ट्रेजेक्ट्री से डेविएट किया जा सकता है कि नहीं। तो ये हिट जो था ये सक्सेसफुल था, लेकिन अब इसका आगे का ऑर्बिट कैसा रहता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो अब नासा का तो कहना है कि देखो अगले 100 साल में कम से कम एस्टेरॉइड से कोई रियल डेंजर नहीं है, पर एस्टेरॉइड कोलिजन्स होते हैं और वो रियल हैं। और एक एस्टेरॉइड कोलिजन ऐसा ही था जिसकी वजह से डायनासोर्स और कई सारे लाइफ फॉर्म्स जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे अबाउट 6.5 मिलियन ईयर्स अगो। और अभी रिसेंटली 2013 में एक एस्टेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया भी था और वो एक्सप्लोड हुआ था ओवर रशिया, 30 किलोमीटर सरफेस के ऊपर था, पर उसकी वजह से डैमेज हुआ था 200 ऑफ बिल्डिंग्स एंड इम्पैक्टेड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। तो जैसे छोटे छोटे एस्टेरॉइड हैं वो तो मतलब मिलियंस में अर्थ सन को ऑर्बिट करते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी आते रहते हैं, लेकिन ये छोटे होने की वजह से ज़्यादातर एयर फ्रिक्शन में ही बर्न हो जाते हैं और कुछ अगर सरफेस पे पहुँच भी जाएँ तो उन इतने रहते ही नहीं है कि वो हार्म कर सके। लेकिन डेंजर जो है वो बड़े एस्टेरॉइड से, फॉर एग्जांपल जो डायनासोर्स के टाइम पे आया था वो 10 किलोमीटर विड्थ में था। और नासा के अकॉर्डिंग जो एस्टेरॉइड ऐसा इतना बड़ा एस्टेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में 100-200 मिलियन सालों में ही एक बार आता है, ठीक है। और अभी जो रशिया के ऊपर टूटा था तो वो तो केवल मतलब एक्सप्लोड हुआ था, वो केवल 18 मीटर का ही था। अब ये जो मिशन है डार्ट मिशन, इसका पहली बात तो फुल फॉर्म याद रखना है, डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। और इसने टारगेट किया था कौन से एस्टेरॉइड को? डायमॉर्फोस को। अच्छा, डायमॉर्फोस एस्टेरॉइड जो है वो एक्चुअली एक मून है टू अ बिगर एस्टेरॉइड जिसका नाम है डायडेमोस। तो वो डायडेमोस का जो है मून था ये डायमॉर्फोस, जिसको हमने टारगेट किया था, हमने नहीं नासा ने किया था। ओके, और इसका एक रीज़न क्या है कि उसको क्यों टारगेट किया था, क्योंकि इसका ऑर्बिट जो है वो डायडेमोस से छोटा है और अगर इसमें ज़रा सा भी डेविएशन होता है तो हमको बहुत इजीली पता चलेगा। तो अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मिशन कोई ख़त्म नहीं हुआ है और ये कोई नया अचीवमेंट भी नहीं है कि स्पेस के किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हिट करना, ये पहले भी किया गया है। और ना केवल नासा ने, ऐसे एंटी सैटेलाइट टेस्ट कई कंट्रीज़ ने किए हैं और इंडिया ने भी किए हैं और कई बार हमने बहुत अच्छे से दिखाया है कि हमारे बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है उसको स्ट्राइक करना और डिस्ट्रॉय दूसरी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने में तो हम वैसे ही बहुत तेज है ना। तो वही कल जैसे न्यूक्लियर वगैरह का भी डिस्कशन था, तो ये सब चीज़ें हम आसानी से कर लेते हैं और खुद को बस बचा नहीं पाते और वही यहाँ का इशू भी है, ठीक है।
एंड डिस्ट्रॉय द फास्ट मूविंग स्पेस एसिड्स विथ रिमार्केबल प्रिसीजन। तो लेकिन मैन मेड स्पेस एसिड्स जो हैं और जितने भी लगभग नियर अर्थ ऑर्बिट में हैं वो बहुत फ्रेजाइल हैं और वो बहुत ईजिली मतलब ज़रा सा भी उन पर इम्पैक्ट पड़े तो वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या तो फिर कम से कम मतलब पूरी तरीके से यूजलेस तो ज़रूर हो जाएंगे। तो एस्टेरॉइड अगर हिट करता है वो आके तो उसको रोकना ये बिल्कुल ही अलग कैटेगरी है। और एस्टेरॉइड्स तो मतलब बाकी सब कुछ है, बहुत हार्ड रॉक है, बस फ्रेजाइल नहीं हो सकते। और हमारे जो यहाँ के स्पेस एसिड से हमने क्या बोला कि वो एक्सट्रीमली फ्रेजाइल है। ओके, तो वही इन्होंने कहा कि डिस्ट्रक्शन हमारा ऑब्जेक्टिव है ही नहीं और मतलब वही है कि प्रिवेंशन हमारा ऑब्जेक्टिव मेन है। और कई फैक्टर्स कंसिडर करने के लिए हैं अभी, जैसे कि साइज, मास, कंपोजिशन, नेचर ऑफ ऑर्बिट या प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन विथ अर्थ। तो यही सारी स्टडीज़ हैं जो कि डार्ट मिशन ने मतलब डार्ट मिशन से अब इन सब चीज़ों के एवेन्यूज़ खुल गए हैं और ये केवल एक बिगिनिंग है ऑफ द एफर्ट टू सेटअप अ प्लानिटरी डिफेंस सिस्टम। तो वही बात है कि हमें अपना प्लानिटरी डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। डिस्ट्रॉय तो हम हाल कर लेंगे, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई भी कंट्री भेज देगी अपना स्पेसक्राफ्ट वगैरह और एस्ट्रॉइड को डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, सो दैट वाज ऑल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें एंड थैंक्स।